देखिए क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी गॉस लॉ के बारे में, सॉलिड एंगल्स के बारे में और भी बहुत से टॉपिक्स थे लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड बहुत से। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या चीजें होती हैं, क्यों है, कैसे हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक जो चला है गॉस लॉ के ऊपर चला है और गॉस लॉ का जो टॉपिक रहेगा इस टॉपिक में ये चीज आएगी कि हमें अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी भी चीज के ऊपर वो हमें गॉस लॉ के हेल्प से करना होगा। गॉस लॉ क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो होता है सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए ही फिक्स है। आप किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बात की जाए और भी चार्जेस के लिए, तो हमें अगर और भी चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें फिर आपका गॉस लॉ की हेल्प लेनी है। गॉस लॉ से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे सो उसमें चार्ज कोई पॉइंट चार्ज नहीं होगा, बहुत से चार्ज होंगे, एक से ज्यादा चार्ज। सपोज कीजिए हमें कोई वायर दे देता है जिसकी लेंथ इंफिनिटी है, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ हो जाती है, जिसकी लेंथ आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, सो इनफाइनाइट लेंथ या फिर इनफाइनाइट एरिया, इस टाइप से अगर हमें देखें तो अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी तो उसमें चार्ज कितने होंगे। क्या हम बता सकते हैं कि अगर कोई हमारी वायर है जिसकी लेंथ आपकी इनफाइनाइट है, अनंत लंबाई है, ठीक है, तो इनफाइनाइट जो लेंथ होगी, इनफाइनाइट जो लेंथ रहेगी उस इनफाइनाइट लेंथ में कितने चार्जेस होंगे, क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, पर यूनिट चार्ज लेते हैं। पर यूनिट चार्ज हम सपोज करेंगे कोई भी एक चार्ज, पर यूनिट चार्ज, इस पर यूनिट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और इस पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट होगा उसका फिर हम पॉसिबल इंटीग्रल कर देंगे जिससे हमें पूरा का पूरा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। सो अब हमें बात आती है कि हमें डिफरेंट शेप्स मिलेंगी जिनका हम पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बाय द गॉस लॉ। सो डिफरेंट शेप में जैसे आपका एक वायर है जिसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। सपोज कोई हमें शीट मिल सकती है जो हमें आगे मिलेगी शीट जिसका एरिया कितना होगा, ए होगा। सो इस तरह से अगर हम इनका पर यूनिट चार्ज लेंगे, अगर हम इनका पर यूनिट चार्ज लेंगे तो इसमें तो हमें लेंथ लेनी होगी क्योंकि लेंथ के उसमें ही हम पर यूनिट चार्ज लेंगे। इसमें हमें एरिया लेना होगा क्योंकि इस शीट का एरिया ही होगा। उसी तरह जब हम कभी भी पर यूनिट चार्ज लेंथ के लिए लेते हैं तो हमारा वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप समझ गए पर यूनिट क्यों लेना है भाई, हमें क्या पता कितने चार्जेस हैं, इनफाइनाइट, इतना बड़ा जिसकी आपको लंबाई ही नहीं पता है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है बहुत लंबा, इनफाइनाइट का यहाँ मीन्स है आपका कि जिसकी आपको लेंथ पता ही नहीं है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, जब आपको उसकी लेंथ नहीं पता, उसकी शेप नहीं पता, उसका आकार नहीं पता, तो उसमें आपको चार्जेस भी क्या पता होगा, चार्जेस कितना होगा कितना नहीं। सो उसके लिए हम पर यूनिट चार्ज लेंगे, पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, देखिए पर यूनिट चार्ज है। लेकिन यहां अगर हम बात करें वायर है जो कि लीनियर है, वन डायमेंशन है, तो उसके लिए हम लेंथ ले लेंगे अपॉन में। यहां अगर हम बात करते हैं तो ये 2D है, 2 डायमेंशन है, तो इसके लिए हम एरिया लेंगे, ए ले लेंगे। और अगर जहां बात करते हैं 3D की तो वहां हमारा आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जहां हम अपॉन में वॉल्यूम लेंगे। क्लियर है सभी को यहां तक? सो लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। सो इस तरह आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है? इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो कूलॉम अपॉन मीटर, क्योंकि लेंथ की तो यूनिट मीटर होगी। इस तरह अगर हम इसकी यूनिट देखें तो कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
So volume charge density, volume charge density is the quantity is the quantity of electric charge per unit volume. So वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. इसे हम रो से शो करते हैं. रो इसका सिंबल होगा और फिर क्या होगा? Q अपॉन V. और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो आप इसकी यूनिट क्या लेंगे? कूलाम पर मीटर और माइनस. क्लियर है? ये इसका हो गया. आप किसी भी चीज की यूनिट डायमेंशन उसके फॉर्मूले के थ्रू ही पता कर सकते हैं और उसके फॉर्मूले से ही आप उसकी यूनिट डायमेंशन ये सब चीजें पता करते हैं. क्लियर है? तो हम इसके बाद बात करते हैं, हमारा ये टॉपिक हो चुका है. क्लियर? अब हम इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ के थ्रू हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे. ठीक है? बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में देखने को जरूर मिलता है. तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट long straight uniformly charged wire. सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. हमें एक वायर के चारों तरफ एक वायर के जिस पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब एक समान चार्ज है उस पे सभी पर पूरा या तो पॉजिटिव है नेगेटिव और सबकी वैल्यू सेम है. देखिए गॉस लॉ आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हर जगह लगा सकते हैं. हर जगह कहीं भी लगा सकते हैं, एवरीवेयर. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप हर जगह लगाने के बाद इसका सही रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि गॉस लॉ जो होता है आपका वो कई सारी कंडीशंस में ही लग पाता है. जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए. कोई भी अगर आपका कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, कोई भी चीज है उस पर चार्ज तो यूनिफॉर्मली होगा. दूसरा सिमेट्री बहुत जरूरी है. हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड उसका किसी भी गॉसियन सरफेस से सिमेट्रिक में होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए. तो वहीं आप लोग गॉस लॉ यूज करके उसका रिजल्ट ले सकते हैं. अदरवाइज आप गॉस लॉ हर जगह यूज कर सकते हैं बट उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. क्लियर है? तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. अगर हम एक वायर बना देते हैं, ये हम एक वायर बना रहे हैं जिस पर कोई भी चार्ज है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज है. क्लियर है? अब ये वायर है, इसकी जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट लेंथ है. ठीक है? अब हमें इस वायर की वजह से आपको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. हर बार की तरह हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट P मान लेते हैं, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो किसी भी चीज के लिए गॉस लॉ का यूज जब आप करेंगे तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी वायर, किसी भी चीज के ऊपर अगर आप गॉस लॉ को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना होगा. इमेजिनरी गॉसियन सरफेस. तो हम इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लेते हैं.
ये जो कि एक आपका ये हो गया आपका एक। अब हम किसी भी एक चार्ज के लिए किसी भी चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट P मान लेंगे और हमें इस P पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि मैंने जो यहाँ पर गॉसियन सरफेस लिया है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्यों लिया है। देखिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो गॉसियन सरफेस होता है वो लोग आप लोग शुरू में सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बट प्रैक्टिस कर करके आपको पता लग जाएगा कि गॉसियन सरफेस में कौन सा लेंगे, बेल सिलेंड्रिकल लेंगे, सर्कल लेंगे, कौन सा। देखिए सबसे बड़ी बात है गॉसियन सरफेस हमें इस तरह से लेना है कि हमारा एक सिमेट्री बनी रहे। मतलब कि अगर हम इस वायर को देखें तो हमें इस वायर के चारों तरफ एक ऐसा सरफेस लेना है कि ये चारों पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर, इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहे। ठीक है, चार्ज का इक्वल सिमेट्री जो है चार्ज की इक्वल रहे। सपोज कीजिए ये एक वायर है, अब हमने इसके चारों तरफ, ये तो आपका 2D है तो 2D में आपको इतना क्लियर नहीं समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो सपोज कीजिए एक वायर है और इस वायर के चारों तरफ मैंने क्या लिया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया। ठीक है, और मैंने सिलेंड्रिकल लिया है। सिलेंड्रिकल जब आप लेंगे तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस को चारों तरफ से सिमेट्रिकल, सिमिलर, एक जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। चार्ज जो अपनी जो चार्ज देगा वो चारों तरफ सेम देगा, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री में देगा एक। ठीक है ना, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर 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 इधर, चारों तरफ जो है वो चार्ज अपना सिमिलर रहेगा, सिमेट्री होगी। तो मेन बात है सिमेट्री की। हमें बिल्कुल हर चीज जो हमें गॉसियन सरफेस लेना है वो ऐसा लेना है कि ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा हर जगह वो सेम होना चाहिए। ठीक, वो चार्ज की वजह से डिफरेंट ना हो। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम है। अगर आप एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, अगर हम बात करें कि मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं तो इस पॉइंट चार्ज के लिए आप गॉसियन सरफेस क्या लेंगे। सपोज कीजिए, बताइए एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के लिए आप गॉसियन सरफेस क्या लेंगे। इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों डायरेक्शन में निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा चारों डायरेक्शन में निकलेगा। तो अगर हम इसके चारों डायरेक्शन में निकलेगा तो एक हम क्या लेंगे, इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस, एक हम सर्कल लेंगे। क्या लेंगे हम इसके चारों तरफ, एक सर्कल। आप यहां पर सिलेंड्रिकल नहीं ले सकते, क्योंकि सिलेंड्रिकल अगर आप ले लेते हैं इस तरह तो ये चारों तरफ इक्वल नहीं दे पाएगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर आप सर्कल लेते हैं तो सर्कल की रेडियस चारों तरफ से इसकी एक तो डिस्टेंस इक्वल रहेगी। जब इस चार्ज की चारों तरफ से डिस्टेंस इक्वल रहेगी, पहला पॉइंट डिस्टेंस इक्वल है, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इसके पूरे उस पर वो सेम रहेगा, है नहीं है। देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर इसके सभी पार्ट्स पर, कर्व्ड सरफेस के सभी पार्ट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो आप इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते भाई। यहां पर इसका जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा ना, इस पॉइंट पर स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसी का तो आप इंटीग्रल करके पूरे का फाइंड आउट करोगे, है नहीं है। तो सभी पर इक्वल होना जरूरी है, तभी आप कर सकते हो। जिस तरह 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इस तरह करके 8 टाइम्स लिखा हुआ तो आप इसको 2 की पावर 8 कर लेते हो। वो कब करते हैं, जब आपका सभी के सभी इक्वल होंगे तभी तो कर पाओगे आप। ठीक है, तो उसी तरह क्लियर है तो आपको। अब अगर हम देखें तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा वो आपका मोस्टली 3 जगह बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ। क्योंकि आप इसका एक कर्व्ड सरफेस लेंगे, एक आप इसका क्या लेंगे, फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस तो फ्लैट सरफेस पर जितना यहाँ बनना है उतना ही यहाँ बनना है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरह होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तो इनका बाहर की तरफ ही होगा भाई, अवे होगा नहीं होगा, प्लस का बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स अवे। सो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बात है। सो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया इसका। क्लियर है, हमने छोटा सा पार्ट लिया है, स्मॉल पार्ट। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
अगर हम एक दूसरा, अब हम इसी तरह हम यहाँ पर एक पार्ट ले लेते हैं, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P डैश नाम दे देते हैं, P डैश, ठीक है, इस पॉइंट का नाम P डैश होगा। इसके लिए भी यहाँ पर जो चार्ज आएगा इसके लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर, वेक्टर एरिया क्या होता है, किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इसके सरफेस के एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये हो जाएगी इस तरह से, क्लियर। इसी तरह अब ये सरफेस है, तो इस सरफेस के एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये होगी, ये होगी। भाई ध्यान दीजिए, अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस का अगर हम देखें तो ये एक सिलेंड्रिकल पोजीशन है, ये सिलेंड्रिकल है, ये गोशन सरफेस हो गया आपका सिलेंड्रिकल। इसमें अगर हम ऊपर फ्लैट वाले सरफेस की बात करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया का, वो डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होगा ना, इसके परपेंडिकुलर। और यहाँ पर जो इसका कर्व सरफेस को जो डायरेक्शन होगा एरिया का, वो आपका इस तरह होगा परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो ये हो गया बाहर की ओर परपेंडिकुलर एरिया का, और यहाँ आपका ऊपर की ओर हो गया। अब अगर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है ये, तो थीटा यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा होगा आपका 90, ठीक है। इसे हम डीए ले लेते हैं, इसको भी आप डीए ले लेंगे। डीए लोगे नहीं लोगे इसको आप, बिकॉज ये एक स्मॉल क्वांटिटी, आप लोग स्मॉल क्वांटिटी तो ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसको क्या ले लेंगे, डीए ले लेंगे। क्लियर है सभी को, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया, तो अब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा वही आपका यहाँ आना है, तो यहाँ पर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। पहले आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कैसे करा जाएगा, पहले आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब हमारा निकल जाएगा। हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले 4 कर्व्ड सरफेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस की, क्लियर। कर्व्ड सरफेस के लिए अगर हम फाई ई देखते हैं तो डी फाई ई लेंगे, डी फाई E1, इसका E1 मान लेंगे। डी क्यों लगाया, स्मॉल पार्ट का, इसका क्या होगा आपका ई डी ए, ये हो जाएगा आपका ई डॉट डी, क्लियर है आपका, ठीक है। अब अगर हम डी फाई E1, ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पर आप क्या रखेंगे 0, क्योंकि ए और ई दोनों के मिडिल में बनने वाला एंगल 0 है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो डी फाई E1 इक्वल ई डी ए, क्योंकि cos 0 इक्वल 0। अब हमें इस स्मॉल पार्ट का हमें फ्लक्स फाइंड आउट हो चुका है। इस स्मॉल पार्ट का जो हमारा फ्लक्स है वो कितना है, डी फाई E1 है। हमें तो पूरे कर्व्ड सरफेस का निकालना है, ठीक है, पूरे कर्व्ड सरफेस का। तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे आप लोग ई डी ए। तो ये हो गया फाई E1 इक्वल ई डी ए, डी ए। तो डी ए का क्या हो जाएगा, इसका आप करेंगे तो यहाँ ई ले लीजिए बाहर, डी ए का होगा, और डी ए का क्या आ जाएगा ए, तो एक आपका क्या होगा फाई E1, क्लियर है। तो इसका तो आपने फ्लक्स फाइंड आउट कर दिया। अब हम बात करते हैं फॉर फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस, अगर आप इस फ्लैट सरफेस की बात करेंगे, फ्लैट सरफेस जो है आपका ऊपरी वाला सरफेस, इसकी बात करें तो इसके लिए आप क्या लेंगे, सेकंड सरफेस। आपका सेकंड जो सरफेस होगा, सेकंड सरफेस, इसके लिए क्या करेंगे डी फाई E2 ले लेंगे, ई डी, तो डी फाई E2 ई डी ए cos थीटा, cos थीटा मतलब डी फाई E2 ई डी ए। cos थीटा है, थीटा के प्लेस पर कितना रखेंगे 90, और 90 cos 90 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा ई डी ए इंटू 0। तो ये आपका डी फाई E2 कितना हो गया 0, मतलब फाई E2 आपका कितना आ गया 0। सो टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा
टोटल फ्लक्स होगा आपका 5E इक्वल 5E1 प्लस 5E2, जो कि आपका क्या आ जाएगा EA 5E, भाई इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। EA 5E, ए क्या होता है, ए होता है, ए क्या है एरिया, और आपके इस सिलेंड्रिकल का एरिया कितना होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया 2πr/L, तो यहां आप क्या ले लेंगे 2πr/L अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या होता है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब लेकिन हमने एक चीज देखी है कि इस पे हमें चार्ज पता नहीं है, कितना चार्ज है। क्या आपको पता है इस पर कितना चार्ज है? नहीं पता। तो मैंने बताया था हम पर यूनिट लेंगे, पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज जो होगा हमारा, पर यूनिट चार्ज क्या होगा आपका, ये लेंथ के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, क्योंकि ये वन डायमेंशन है, ये एक वायर है, तो वायर का लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा लैम्डा ही तो होगा। तो पर यूनिट चार्ज कितना हम लैम्डा मानते हैं, ठीक है। मतलब कि पर यूनिट चार्ज अपॉन क्या हो जाएगी, लेंथ इक्वल क्या होगा लैम्डा। तो यहां पर अगर आपका फॉर्मूला देखते हैं, लैम्डा इक्वल कितना होता है क्यू अपॉन एल। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू एल। सो अगर हम फाई ई की वैल्यू देखें यहां पर गॉस लॉ में, फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को फाई ई के प्लेस पर रख देंगे। ये आपका फाई ई कितना है, फाई ई आपका कितना है, ई इक्वल टू पाई है, और यहाँ फाई ई लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, यू गेट ई ब्रैकेट 2πr/L, देन एल से एल कैंसिल, सो ई आपका कितना आ जाएगा यहाँ से लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन। सो ये इस वायर के थ्रू बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है सभी, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर के लिए।